आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं सुरेखा सैनी, एडवोकेट, देहरादून से आप लोगों से आज एक बहुत ही खास और मार्मिक मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, जिसके पास जो मंच होता है वहाँ पर अब उसे अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत मार्मिक मुद्दा है जो अभी अभी सामने आया है 9 दिसंबर को। आप सब ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा। अतुल सुभाष वाला जो मुद्दा है, सुसाइड वाला, उस पर मैं आज कुछ बात करने वाली हूँ। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है मेरा कि ये जो बहुत ही बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इस पर मैं कुछ बोलूँ। क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं महसूस कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है कि वास्तव में क्या होता है और क्या नहीं होता। इस मुद्दे पर कुछ बोलने से पहले मैंने अतुल सुभाष की वो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनी, जो 1 घंटा कुछ मिनट की है। बहुत ध्यान से सुनी, एक भी सेंटेंस, एक भी शब्द मैंने मिस नहीं किया। मैंने बहुत ध्यान से सुनी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सुसाइड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान हो सकता था और थोड़ा सा इंतज़ार करना था बस। लेकिन अतुल सुभाष कहीं ना कहीं हार गया अपने आप से। अपने आप से नहीं, सिस्टम से। वो सिस्टम से हार गया, बहुत जल्दी हार मान ली उसने और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और अपने माँ बाप को वो दुख दे दिया जिसका उसे कोई हक नहीं था। क्योंकि देखिए, जीवन अपने हाथ में नहीं है, जन्म भी अपने हाथ में नहीं है और मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है। वो अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया था तो अपनी मर्जी से उसे जाना भी नहीं चाहिए था। मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। उसके जो माँ बाप हैं, क्या उन पर बीत रही है, बस महसूस कर सकती हूँ केवल। और मैं अतुल सुभाष को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। वो जहाँ भी रहे खुश रहे और कहीं अच्छी जगह जन्म ले और उसे कोई भी टेंशन, कोई भी दुख ना मिले अगले जीवन में। तो अब आते हैं अतुल सुभाष के साथ जो हुआ उन चीज़ों पर। तो मैंने पूरी वीडियो सुनी। उसमें वो बोल रहा है कि 9 केस मेरे खिलाफ़ दायर हुए, जिसमें से कुछ खारिज हुए, कुछ वापस ले लिए गए। वर्तमान में 4 केस चल रहे हैं, जिनमें से 498A का है जो दहेज और प्रताड़ना का है, और 125 CRPC का है जो उसका होता है भरण पोषण का, और डोमेस्टिक वायलेंस का है जो पूरे परिवार के खिलाफ़ है। 498A का भी पूरे परिवार के खिलाफ़ है। उसमें भी आप रिश्तेदारों को भी फंसा सकते हैं। परिवार को आप रिश्तेदारों को भी फंसा सकते हैं उसमें। जैसे शादीशुदा लड़कियां हैं, उनके पति हैं, उन सबको जिनका भी चाहे उनका आप नाम लिखवा सकते हैं। तो ये कुछ 2, 3, 4 केसेस चल रहे हैं अभी वर्तमान में। जो अतुल ने कहानी बताई वो इतनी मार्मिक है और मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि अब तक देखिए महिलाओं के प्रति झुकाव रहा है कानून का और शायद आगे भी रहेगा। तो सोच भी नहीं सकता कि एक पुरुष को इतना ज़्यादा हरासमेंट एक पुरुष का हो सकता है, इतनी प्रताड़ना उसे मिल सकती है, सोच भी नहीं सकता कोई। और मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी है। ये 90% हो रहा है। जो विक्टिम है, जो महिलाएं वास्तव में ही पीड़ित हैं, वो जो कानून बने हैं महिलाओं के लिए, सही मायनों में उनका ना तो लाभ उठाना जानती है, ना वो उन कानूनों को जानती है, और ना वो कोर्ट तक आना चाहती है। वो कोर्ट आने से भी घबराती है और वो आती ही नहीं है। ठीक है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, जॉब कर रही हैं, अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सकती है, वो महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी इस तरह के मामलों में।
मैट्रिमोनियल केसेस जितने भी हैं वो ज़्यादातर उसी तरह की महिलाओं के मिलेंगे आपको। और वो चाहती है जितना भी मतलब प्रताड़ना उसकी कर सकें, मतलब पति की, अपने सेकंड पार्टी की, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप सोच सकते हैं, चलिए केसेस को तो हम एक तरफ रख देते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि उनके साथ अतुल के साथ किस हद तक ज्यादती हुई है। बेंगलुरु से वो बंदा आता था डेट पे, कहाँ, जौनपुर में। 2 दिन उसके लगते थे और साल में 23 छुट्टियां उसको अलाउ थी। बंदे के लिए इस तरह का माहौल बनाया जाता था कोर्ट में। इतने सारे केसेस थे, एक केस की तारीख इस हफ्ते है, अगले केस की तारीख अगले हफ्ते है, उससे दूसरे केस की तारीख उससे अगले हफ्ते है। इस तरह से तारीखें लगवाई जाती थी, जिससे कि वो जितना ज़्यादा प्रताड़ित हो सके उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से तंग आकर उसने कोर्ट में बोला कि ये सब हो रहा है पुरुषों के साथ मैम। जज साहिबा को बोला उसने कि ये सब हो रहा है, और मतलब इन सब चीज़ों से तंग आकर कई बार ना जो लड़का होता है वो सुसाइड तक कर लेता है। तो वही खड़ी हुई उसकी पत्नी ने उसको तुरंत बोला कि तू क्यों नहीं कर लेता सुसाइड। फिर जज साहिबा ने उसको, निकिता सिंघानिया को, बाहर भेजा और उससे वो मांगी, रिश्वत मांगी कि मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा सकती हूँ, 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो। खैर ये तो मैं ऑनरेबल कोर्ट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, जो उसकी बताई हुई है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मतलब ये तारीख पे तारीख चलती रही। फिर कोर्ट के बाहर उसकी सास ने, निशा सिंघानिया ने बोला कि अरे तुमने अब तक सुसाइड नहीं किया, मैंने तो सोचा था तुम सुसाइड कर चुके होंगे। तो वो उस दिन उसने जो खुद बताया है कि मैं जवाब नहीं दे सका इस बात का कुछ भी, क्योंकि मैं खुद इतना पीड़ित था कि मैं क्या ही जवाब दूं, कि मैं चुपचाप आ गया और 40,000 रुपये अपने 4 साल के बेटे के भरण पोषण के वो दे रहा था पर मंथ। पत्नी ने अपना भी भरण पोषण का केस लगाया था, लेकिन उसका खारिज हो गया था। वो खारिज इसलिए हो गया था क्योंकि अतुल ने उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो एविडेंस हैं नौकरी के, जॉब के, वो कोर्ट में पेश कर दिए थे कि ये जॉब कर रही है अच्छी खासी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो अच्छी खासी जॉब थी उसकी, लगभग लाख रुपए पर मंथ सैलरी, तो इसलिए उसे नहीं मिल सकता। लेकिन बच्चा, 4 साल का बच्चा है, उसके 40,000 रुपये पर मंथ वो दे रहा था भरण पोषण के। अब जब वो इतना तंग हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था, इतने सारे केसेस उस पर लगे, 302 भी लगाए गए हैं इनके मर्डर की धारा। निकिता सिंघानिया के पापा की डेथ हुई लंबी बीमारी के बाद, और उसके बाद वो अपने मतलब पति के साथ रहती रही निकिता सिंघानिया। लेकिन जब इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ, जब उसने कोर्ट केस किए, तो वहाँ पर अपने पापा की डेथ का मर्डर का केस भी इन पे लाद दिया, 302। ठीक है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब, तो उसमें उसने कबूल भी कर लिया कि मेरे पापा लंबी बीमारी के बाद डेथ हुई है उनकी। तो वो केस ख़त्म हुआ। तो और बहुत सारे 377 है अननेचुरल सेक्स। तो उसके तो बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं कहूँगी। तो वो सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मतलब केसेस थे इस तरह के जो बनाए गए थे, जिनमें कहीं कुछ सच्चाई ही नहीं थी। और उसके बाद फिर जो सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम से हर आदमी परेशान है इसमें। क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है, मैं इसलिए कह रही हूँ। वो जो बोलता रहा, मुझे तुरंत वो सारी चीज़ें याद आती रही कि ये बंदा सारी चीज़ें सच बोल रहा है। तो इतना दुख मुझे हुआ, इतना दुख हुआ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं एक कवित्री हूँ, एक वकील और एक कवित्री, ये 2 चीज़ें ना कॉम्बिनेशन कहीं देखा नहीं होगा आपने। वकील जो होता है बहुत प्रैक्टिकल होता है, उसे भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता, वो फैक्ट पे बात करता है। एक कवि जो होता है वो सिर्फ भावनाओं पे बात करता है, उसे फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर जो मेरे 2 किरदार है, कवित्री का और एक वकील का, मेरा कवित्री वाला किरदार जो है वो जीत गया और एडवोकेट वाला हार गया। कहीं ना कहीं कवित्री एडवोकेट वाले किरदार पे हावी है। तो कभी भी मैंने
एज एन एडवोकेट सोचा ही नहीं किसी भी चीज़ के बारे में। मैं भावनात्मक रूप से सोचती रही हूँ और मुझे इन चीज़ों पे सुननी भी पड़ती थी कि सुरेखा, यदि तू इस तरह से सोचती रही तो तेरी वकालत नहीं चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चलती तो ना चले, लेकिन मैं गलत के साथ खड़ी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत झुंझला जाती थी, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में ऐसी घुसी हुई है जिससे हम लड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि अतुल सिंघानिया ने कर लिया, लेकिन हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते, अकेला आदमी नहीं लड़ सकता। तो फिर भी मैं लास्ट में यही चीज़ बोलूँगी कि उसके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसने जल्दी कर दी डिसीजन लेने में। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, डिसीजन लेने में गलती कर दी अतुल भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम अपने माँ बाप को इतना दुख देकर जाओ। तो भाई देखो, मैं सभी लड़कियों से, महिलाओं से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि यदि झगड़े होते हैं तो सबसे पहले तो वो घर में निपट जाने चाहिए, बाहर जाने भी नहीं चाहिए। और अगर कोर्ट तक चले जाएं तो इस हद तक न गिरो कि गिरने के बाद कोई जगह ही ना बचे, आगे कहाँ गिरना है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है, डाइंग डिक्लेरेशन, मृतक मरने से ठीक पहले, यानी कि मरता हुआ बंदा जो बयान देता है, चाहे वो लिखित में दे चाहे मौखिक में दे, वो एज एन एविडेंस स्वीकार्य होता है कोर्ट में। तो अतुल ने जितनी भी बातें बोली वो कोर्ट में स्वीकार्य होंगी और उन पे एक्शन लिया जाएगा। उन पे एक्शन लिया जा चुका है, 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उसके साले साहब, उसकी पत्नी और सास, निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया। अभी एक बंदा और है, उसका चाचा या ताऊ है, उसको भी गिरफ्तार करना है। तो ये चीज़ है। तो भाई देखो, ये सारी, किसी बंदे को इतना भी मत प्रताड़ित करो, इतना भी। ऐसा भी क्या पैसा था कि 3 करोड़ रुपए वो मांग रही थी उससे, और खुद इतनी अच्छी जॉब करती थी। मतलब बंदे को आपने इतना ज़्यादा प्रताड़ित पहले ही कर रखा है, इतने सारे केस उस पर लादे हुए हैं, सारे झूठे। और वो बेंगलुरु से वहाँ आता है, 2 दिन उसके वहाँ आने जाने में और एक डेट को अटेंड करने में लगते हैं। और उस पर मतलब उस तरह से डेट नहीं दी जाती थी उसे जो उसे सूट करे, वो अपने अकॉर्डिंग डेट लेते थे, उसकी कोई सुनता भी नहीं था, जो अतुल ने बताई है, जो बातें उसने बताई है। तो जब वो चारों तरफ से हार गया, हर तरह से हार गया कि ये कानूनी लड़ाई मैं नहीं जीत पाऊँगा और इनको पैसा भी मैं कब तक देता रहूँगा, तो इसका एक ही उपाय है, मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ। ये डिसीजन उसका गलत था, सही नहीं था, लेकिन क्या पता क्या मजबूरी रही होगी जो उसने ये कदम उठाया। बस मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कुछ कहने को बचा भी नहीं है। तो ये जो कानून बनाए गए थे महिलाओं के लिए, इनका जो हथियार के रूप में प्रयोग हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं एक महिला होकर ये बात कह रही हूँ, हथियार के रूप में प्रयोग हो रहा है और बहुत बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। और ये कुछ सोच के बनाए गए थे, लेकिन जब इनका गलत यूज़ होने लगा तब हाहाकार मच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग है, एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं होते, वो दुखी नहीं है, उनका भी हरासमेंट होता है। तो एक होना चाहिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी। 2018 में आवाज़ उठाई गई थी इसे बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी थी, याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय पुरुष आयोग की, उसने याचिका खारिज कर दी थी। तो अब अतुल वाले केस से फिर ये मांग उठ रही है। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। आपका क्या मानना है, आप भी बताएं। और मैंने जो भी कहा उससे आप कहाँ तक सहमत हैं ये भी बताएं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी जो छूट गई थी। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है कि यदि मुझे न्याय मिलता है तो मेरी अस्थियों का विसर्जन किया जाए, यदि मुझे न्याय नहीं मिल पाता तो कोर्ट के बाहर गटर में मेरी अस्थियों को बहा दिया जाए। ये इस समाज पे, इस पूरी व्यवस्था पे इतना बड़ा कलंक है और
इतनी बड़ी गाली है कि डूब के मर जाना चाहिए जिम्मेदार लोगों को, जो इसके जिम्मेदार हैं। और एक चीज़ और है, तो अतुल भाई, जिस सिस्टम से हार मान के तुमने मौत को गले लगाया, क्या तुम्हें विश्वास है मरते समय कि वो सिस्टम तुम्हें न्याय दिलाएगा? उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें न्याय मिले, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से भी विदा चाहूँगी, और अतुल की आत्मा को शांति मिले, उसके माँ बाप को, उसके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। नमस्कार।